नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानियों में से एक कहानी लेकर। बांग्ला लेखक शारदेंदु बंदोपाध्याय द्वारा गढ़ा गया ब्योमकेश बख्शी जासूसी पात्र आज भारतीय जासूसी साहित्य का शर्लॉक होम्स बन चुका है और क्लासिक साहित्य में अपनी जगह बना चुका है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है ब्योमकेश और वरद। कहानी का प्रथम भाग। यह अधिक दिनों की बात नहीं है जब प्रेत सेवी वरद बाबू सत्य सेवी ब्योमकेश के पास भागते हुए आए थे। ब्योमकेश अपने स्वभाव के अनुसार बाहर बहुत कम जाते थे। इसकी बजाय वे अपना सारा ताना बाना किसी मकड़ी की तरह अपने कमरे के एक कोने में बैठकर बुनते थे। लेकिन उस बार उन्होंने 300 मील की यात्रा करके सबको चौंका दिया था। ब्योमकेश के बचपन का एक दोस्त बिहार राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत था। कुछ समय पूर्व उसका तबादला मुंगेर में कर दिया गया था और तभी से वह ब्योमकेश के पास नियमित अंतराल पर पत्र भेजता रहता था। इस हार्दिक आमंत्रण के पीछे अवश्य ही उसका कोई गुप्त उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि मेरा मन इस बात की कल्पना को भी नहीं स्वीकार कर सकता था कि कोई डीएसपी बिना किसी मकसद के अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करना चाहेगा। यह मध्य सितंबर की बात है। अधिकतम वर्षा के कारण बादल अपना रंग खो चुके थे। ऐसे ही एक दिन अपने पुलिस मित्र का पत्र मिलने के बाद ब्योमकेश ने थोड़ी व्यग्रता के साथ सुझाव दिया, चलो मुंगेर चलते हैं। मैं तैयार था। दुर्गा पूजा से पहले पतझड़ के मौसम ने अपने घरों से दूर रहने वाले निवासी बंगालियों को अपने घर जाने और अनिवासी बंगालियों को त्योहार मनाने के लिए उसकी तैयारी करने के लिए प्रेरित कर दिया था। हाँ, चलते हैं, मैंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। निर्धारित समय पर मुंगेर पहुंचने के बाद हमने डीएसपी को प्रतीक्षा करते पाया। उनका नाम शशांक बाबू था। उसकी आयु भी लगभग हमारी जितनी ही थी। वैसे अभी वह 30 से अधिक आयु का नहीं था, फिर भी उसके पेशे और भाग दौड़ ने उसमें अधेड़ों जैसी व्यस्तता ला दी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पर्याप्त युवा होने के बावजूद उसकी जिम्मेदारियों और काम के बोझ ने उसे बूढ़ा बना दिया था। वह हमें किले के अंदर स्थित अपने सरकारी निवास पर ले गया और वहीं हमारे रहने का प्रबंध कर दिया। मुंगेर के उस भाग को किला कहा जाता था। यह बात अलग थी कि अब उसमें किले जैसी कोई बात नहीं थी। कभी वह मीर कासिम का अभेद्य किला हुआ करता था। वह लगभग 1/4 मील के गोल दायरे वाला प्राचीरों और गहरी खाई से घिरा था। उसके बाईं ओर गंगा नदी बहती थी और उसमें 3 विशाल दरवाजे थे। वर्तमान में उसके अंदर एक कारागार, उच्च स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों के सरकारी आवास तथा खेल का एक विशाल मैदान था। उसके अंदर कुछ सामान्य नागरिक भी रहते थे। कस्बा, बाजार और वास्तविक मानव बस्तियां उसके बाहर थीं। किला एक प्रकार से उच्च श्रेणी वाले राजकीय तथा सम्मानीय लोगों का निवास स्थल था। शशांक बाबू के साथ मेरा परिचय उनके घर में चाय और नाश्ते पर हुआ। उन्होंने अभिभूत होकर हमारा स्वागत किया, परंतु उसके साथ परिचर्चा के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वह आदमी अत्यंत चालाक था। जब तक आप उसका बारीक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह किस प्रकार बातों में उलझा कर बीच बीच में अपने मतलब की बातें कर लेता था। उसने अपने बचपन और मित्रता की स्मृतियों को ताजा करते हुए मुंगेर के कुछ दर्शनीय स्थलों की सूची हमें थमा दी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक अत्यंत परिश्रमी एवं कार्यकुशल व्यक्ति था और उसने बातों ही बातों में अपने काम की बात इस तरह कर डाली कि हमें कोई असंतोष व्यक्त करने अथवा नाराजगी प्रकट करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। सच्चाई यह है कि उसके घर हमारे पहुंचने के आधा घंटे के भीतर ही उसने असली मुद्दा कब उठा दिया था उसका पता मुझे भी नहीं चल पाया था। परंतु
ब्योमकेश की आंखों में तैरती खुशी ने मुझे सावधान कर दिया था। उस समय शशांक बाबू कह रहे थे कि मैं आप लोगों को केवल प्राचीन खंडहरों और गर्म जल के कुछ फव्वारों को दिखाकर ही निराश नहीं करूंगा। यदि आपकी रुचि अलौकिक चीजों को देखने की हो तो उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे कस्बे में अभी हाल में ही एक रहस्यमय भूत आया है जिसने मुझे कुछ परेशान कर दिया है। क्या तुम पुलिस में होकर भी अपने काम के सिलसिले में भूतों से दुखी होते हो? ब्योमकेश ने पूछा। कदापि नहीं, शशांक बाबू मुस्कुराए। परंतु जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, दरअसल बात यह है कि इसी किले में लगभग 6 महीने पहले एक सज्जन की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उसकी मौत का रहस्य अभी भी सुलझ नहीं पाया है, परंतु उसकी आत्मा उस मकान के इर्द गिर्द मंडराने लगी है जिसमें अपनी मौत के समय वह रहता था। ब्योमकेश ने अपनी उल्लासित आंखों में चमक लाते हुए अपना खाली कप रख दिया। सावधानी पूर्वक रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए उन्होंने कहा, शशांक, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे वार्तालाप का कौशल लगातार निखरता और मजबूत होता जा रहा है। अभी हमें मुंगेर में कदम रखे आधा घंटा भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे अभिनय की ओर आकर्षित हो गया हूं। अब तुम मुझे पूरी घटना का संपूर्ण विवरण दो। 2 बुद्धिमान लोगों की बैठक चल रही थी। ब्योमकेश का इशारा समझने के बाद शशांक बाबू थोड़ा व्यथित दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने अचानक पूछा, एक कप चाय और मंगाऊं? नहीं, कुछ पान वगैरह? आपके लिए अजीत बाबू। ठीक है, मैं घटना का वृतांत सुनाता हूँ। वैसे यह कोई रूह कपाने वाली घटना नहीं है जो लगभग 6 महीने पहले हुई। अपने मुंह में पान दबाते हुए शशांक बाबू ने अपनी कहानी शुरू की। किले के दक्षिणी दरवाजे के निकट एक खास मकान है। यद्यपि वह एक छोटा सा मकान है, परंतु उसके आसपास का स्थान खुला हुआ है। किले के अंदर सभी मकान थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। वे शहरों की तरह एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं। हर एक मकान का अपना निजी परिसर है। उस मकान का मालिक एक स्थानीय अमीर जमींदार है। वह अपना मकान किराए पर देता है। यह आदमी जो उस मकान में विगत 15 वर्षों से रहता था, उसका नाम बैकुंठ दास था। वह आदमी बूढ़ा हो चला था और जाति से सुनार था। बाजार में उसकी सोने चांदी की दुकान थी, लेकिन वह केवल दिखाने के लिए थी। उसका असली कारोबार जवाहरातों का था। उसके बही खाते से पता चला कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, उसके पास 51 बेशकीमती आभूषण थे। हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी। वह अपने सारे बेशकीमती आभूषण अपनी दुकान के बजाय अपने घर में रखता था। इसके बावजूद हैरानी वाली बात यह थी कि उसके पास कोई लोहे की तिजोरी भी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह अपने आभूषणों को कहाँ छिपा कर रखता था। जब कोई ग्राहक आता तो वह उसे अपने घर ले जाता और उसे अतिथि कक्ष में बैठाकर ऊपर पहली मंजिल वाले अपने शयन कक्ष में जाकर आभूषण निकाल लाता था और ग्राहक को दिखा देता था। उसकी अमीरी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना धनी आदमी था, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर उसके ऊपर कोई संदेह नहीं कर सकता था। इसकी बजाय वह अपेक्षाकृत शांत, ईश्वर का भक्त बूढ़ा आदमी हमेशा अपने गले में पवित्र तुलसी की माला पहने रहता था। परंतु जब कोई आदमी किसी अच्छे काम के लिए कभी उसके पास चंदा मांगने जाता था तो वह अपनी दीनता का ऐसा प्रदर्शन करता था कि लोगों ने चंदा मांगने के लिए उसके घर जाना ही छोड़ दिया था। इस प्रक्रिया में लोगों ने उसका नाम बदलकर हंसी मजाक में उसे श्रीमान बैकुंठ की बजाय श्रीमान कंजूस कहना शुरू कर दिया था। कस्बे की संपूर्ण बंगाली बिरादरी उसे स्वर्णकार जी कहकर संबोधित करती थी।
वह आदमी वास्तव में असाधारण रूप से कंजूस था। उसके पूरे महीने का खर्च मात्र 70 रुपये था, जिसमें से 40 रुपये वह मकान का किराया देता था। वह अपनी बेटी और मूर्ख नौकर के ऊपर खाने, कपड़े इत्यादि पर केवल 30 रुपये खर्च करता था। मैंने उसका बही खाता देखा था। उसके खर्चे कभी भी 70 रुपये से अधिक नहीं होते थे। कितनी अजीब बात थी ना। मुझे अक्सर यह देखकर हैरानी होती थी कि कैसे कोई कंजूस आदमी किले के अंदर रहने के लिए इतना ऊंचा किराया अदा करता था। उसके बाहर वह अपने रहने के लिए बहुत कम किराए पर कोई सस्ता मकान ले सकता था। ब्योमकेश अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी पर पसरे हुए बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें पत्थरों से बने किले के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। किले का अंदरूनी भाग्य अवश्य ही सुरक्षित था, क्योंकि उसके अंदर चोर डाकुओं के आने की संभावना बहुत कम थी। कोई ऐसा आदमी जिसके पास 2.5 लाख रुपए मूल्य के रत्नाभूषण हो, वह किसी सुरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए विवश होगा ही। मिस्टर वैकुंठ कंजूस भले ही रहे हों, परंतु संभवतः वह लापरवाह कतई नहीं थे। मैंने भी इस बारे में काफी अनुमान लगाया था, शशांक बाबू ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन कहानी से पता चलता है कि किले के मजबूत आंतरिक सुरक्षा के बावजूद वह चोरों की बात सरीखी आंखों से बच नहीं पाया। चोरी की योजना अवश्य ही कुछ समय पूर्व बनाई गई होगी। मुंगेर भले ही एक छोटा कस्बा हो सकता है, परंतु उसे महत्वहीन मानकर खारिज मत कीजिए। सचमुच नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, ब्योमकेश ने प्रतिवाद करते हुए कहा। यहाँ ऐसी अनेक महान विभूतियां हैं जिनकी चोरी, गोलीबारी और हत्या की प्रवीणता का मुकाबला कलकत्ता जैसा महानगर भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तक कि उन्हें लेकर सरकार भी काफी चिंतित है। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ मीर कासिम के जमाने से ही बंदूकों के अनेक कारखाने हैं। क्यों? ऐसा ही है ना? लेकिन फिलहाल आप उसकी चिंता मत कीजिए। पहले मुझे आप बैकुंठ सुनार की कहानी सुनाने दीजिए। कुछ इधर उधर की अप्रासंगिक घटनाओं और अपनी तथा पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों का वर्णन करने के बाद शशांक बाबू ने अपनी बात पुनः शुरू की। 26 अप्रैल को रात लगभग 8 बजे बैकुंठ बाबू अपनी दुकान से घर वापस आए। वह अत्यंत सीधे और सरल व्यक्ति थे। उन्हें तत्काल किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। खाना खाने के बाद रात लगभग 9 बजे वह अपनी पहली मंजिल के कमरे में सोने चले गए। उनकी बेटी नीचे पूजा वाले कमरे में सोती थी। अपने पिता को खाना देने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मूर्ख नौकर को रात में दुकान की पहरेदारी करनी होती थी। मालिक जैसे ही दुकान से घर आते वह तत्काल दुकान पर चला जाता था। कोई नहीं जानता था कि उसके बाद घर में क्या हुआ। जब बैकुंठ बाबू सुबह कमरे से बाहर नहीं निकले तो दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस को उनका शव जमीन पर दीवार के सहारे बैठी हुई स्थिति में मिला। उनके शरीर पर किसी चोट का कोई घाव नहीं था। हत्यारे ने उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला था और उनके सारे आभूषण लेकर चंपत हो गया था। इसका तात्पर्य है कि हत्यारा खुली हुई खिड़की से अंदर आया, ब्योमकेश ने पूछा। ऐसा ही लगता है, शशांक बाबू ने उत्तर दिया। क्योंकि कमरे का एकमात्र दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए कमरे में दाखिल होने के लिए खिड़की के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। मुझे संदेह है कि बैकुंठ बाबू खिड़की खोलकर सोने गए थे। वह गर्मी का मौसम था और उस रात गर्मी भी कुछ अधिक थी। खिड़की में सरिये भी नहीं लगे हुए थे, जिसमें चोरों के लिए खिड़की पर सीढ़ी के जरिए पहुंचना आसान था। क्या बैकुंठ बाबू के सारे आभूषण चुरा लिए गए थे? सब के सब 2.5 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए थे। उनके कमरे में एक भी नहीं मिला था। चोरों ने लकड़ी के डिब्बे में रखे उनके निजी पैसे भी नहीं छोड़े थे। वे सब कुछ चुरा ले गए थे।
क्या बैकुंठ बाबू अपने आभूषण इसी लकड़ी के डिब्बे में रखते थे? इसके अलावा वे और कहाँ रख सकते थे? सचमुच इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा था। किसी को उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी आभूषणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनके कमरे में कोई तिजोरी नहीं थी। उसके बावजूद वो अपने सारे हीरे मोती अपने उसी सोने वाले कमरे में रखते थे। इस आधार पर केवल यही अनुमान लगाया जा सकता था कि वे अपने आभूषण लकड़ी के डिब्बे में ही रखते थे। क्या कमरे में कोई अन्य डिब्बा अथवा दराज नहीं थी? कोई भी नहीं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस कमरे में एक चटाई, एक तकिया और वह डिब्बा तथा पानदान एवं पानी के एक मटके के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके कमरे की दीवारों पर कोई चित्र भी नहीं था। एक पानदान? क्या आपने उसकी सावधानी से जांच की? व्योमकेश ने पूछा। शशांक बाबू ने एक व्यथित मुस्कान दी। देखो, हम उतने भी मूर्ख नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रहे हो। हमने कमरे में मौजूद हर एक चीज की बारीकी से जांच की थी। पानदान में चूने और पान में पड़ने वाली अन्य चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। पानदान पीतल का बना था, जिसमें पान की प्रत्येक सामग्री रखने के लिए अलग अलग खाने बने हुए थे। बैकुंठ बाबू पान खाने के आदी थे। चूंकि उन्हें बाजार में मिलने वाला पान पसंद नहीं था, इसलिए अपना पान वह खुद बनाते थे। क्या तुम्हें इसके अलावा भी कोई अन्य जानकारी चाहिए? अरे नहीं, इतना ही काफी है, व्योमकेश ने हंसते हुए प्रतिक्रिया की। पुलिस के काम करने के तरीके और उसके धैर्य पर संदेह करने जैसी कोई बात नहीं है। इस बात पर हर एक आदमी सहमत है। कुल मिलाकर इस कहानी का मोटा मोटा अनुमान यह है कि एक या अधिक चोरों ने बैकुंठ बाबू की हत्या की थी और 2.5 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। क्या तुमने कभी सुना कि किसी ने उन आभूषणों को कहीं बेचने की कोशिश की है? अभी तक कहीं आभूषण की सेल नहीं लगी थी। यदि ऐसा होता तो हमें उनकी जानकारी अवश्य मिलती। हमने हर तरफ अपने मुखबिर छोड़ रखे हैं। बहुत अच्छा। और फिलहाल तो इतना ही है। बैकुंठ बाबू की बेटी अभी शोकाकुल दशा में है। वह अपने पीछे एक भी पैसा नहीं छोड़ गए। उनके घर में कहीं एक भी पैसा नहीं मिला था। उसके पास केवल वही पैसा था जो उसे अपनी दुकान का सारा सोना चांदी बेचने के बाद मिला था। यह देखना अत्यंत दुखद लगता है कि किसी संभ्रांत परिवार की कोई बंगाली लड़की परदेश में अपनी गरीबी के कारण किसी के सहारे रहने पर मजबूर हो। एक वयोवृद्ध स्थानीय वकील, उनका नाम ताराशंकर बाबू है, उन्होंने स्वेच्छा से बैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में आश्रय दिया है। आप कह सकते हैं कि वकील होने के बावजूद वे अच्छे आदमी हैं। बैकुंठ बाबू के साथ उनके संबंध अत्यंत मधुर थे। वे प्रत्येक रविवार को दोपहरी में उनके साथ शतरंज खेला करते थे। हाँ, क्या वह लड़की विधवा है? नहीं, वह शादीशुदा है, लेकिन उसे विधवा कहना भी गलत नहीं होगा। उसकी शादी छोटी उम्र में हुई थी। उसका पति शादी के बाद से ही आवारा और व्यभिचारी हो गया था। वह अभी कुछ समय पहले तक एक सर्कस में काम करता था और अचानक अपने सर्कस वाले साथियों के साथ बाहर चला गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। यही कारण है कि बैकुंठ बाबू उसे अपने साथ रहने के लिए लिवा लाए थे। अच्छा, उसकी आयु कितनी है? लगभग 23 या 24 वर्ष। चरित्र? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका चाल चलन बिल्कुल अच्छा है। उसकी वेशभूषा में भी नैतिकता की झलक दिखाई देती है। आप उसे एक भोली भाली चुड़ैल भी कह सकते हैं। उसके गरीब पति को सचमुच दोषी नहीं। मैं समझ गया, उसका कहीं कोई परिवार नहीं है। कहने के लिए कोई नहीं है। उसके चाचा के लड़के नवद्वीप भी में रहते हैं। बैकुंठ बाबू की मौत की खबर सुनकर उनमें से कुछ यहाँ भी आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा
कि चोर सब कुछ लूट ले गए थे और यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं, तो बारी बारी से सभी किसी न किसी बहाने से यहाँ से खिसक गए। ब्योमकेश काफी देर तक खामोश रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए बोले, बड़ा विचित्र मामला है, लेकिन इसमें कुछ करने के लिए अब तक काफी देर हो चुकी है। इसके अलावा मैं तुम्हारा मेहमान हूं, आज यहाँ हूं, कल चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संभवतः तुम भी इसे स्वीकार नहीं करोगे। अरे नहीं, मैं तुम्हारे काम में दखल क्यों दूंगा? शशांक बाबू ने घोषणा की। मैं तुमसे औपचारिक तौर पर कोई अनुरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम यहाँ सैर करने आए हो। यदि इस मामले में तुम्हें कुछ समझ में आता है तो तुम व्यक्तिगत तौर पर मेरी सहायता कर सकते हो। तुम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का भार नहीं डालूंगा। शशांक बाबू के इरादे अब पूरी तरह स्पष्ट हो गए थे। वह सहायता लेने के लिए तो इच्छुक थे, परंतु वह औपचारिक तौर पर किसी अन्य को उसका श्रेय देने के इच्छुक नहीं थे, और इस प्रकार वे अपनी प्रशंसा भी किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा ही सही, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी औपचारिक दायित्व के बिना ही तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे उस दिन तुम उस मकान के भुतहा होने के बारे में क्यों कह रहे थे? बैकुंठ बाबू की मौत के कुछ दिन बाद एक अन्य किराएदार उस मकान में आया था, और वह भी बंगाली था, शशांक बाबू ने स्पष्ट किया। उसके आने के बाद से ही भूत की परेशानी शुरू हो गई थी। प्रत्येक बात पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु कुछ विचित्र हरकतें अवश्य होने लगी थीं। 15 फीट ऊंची कोई आत्मा रात में खिड़की से झांकती थी। किराएदारों के अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी उसे देखा था। क्या? हाँ, यहाँ वरद बाबू नाम के एक सज्जन, अरे वह भी भूत की बात कर रहे थे। और यहाँ शैलेन बाबू भी हैं। आश्चर्य है, कृपया अंदर आइए। ब्योमकेश वरद बाबू अलौकिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। भूत प्रेतों की कहानी तुम स्वयं सीधे उन्हीं से सुन सकते हो। प्रारंभिक परिचय के बाद दोनों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। वरद बाबू नाटे कद के गोल मटोल और गोरी त्वचा वाले इंसान थे, जो हमेशा अपनी दाढ़ी मूछ साफ रखते थे। लोग उन्हें ताजा आलू कहते थे। उनके साथी शैलेन बाबू उनके ठीक विपरीत थे, लंबे और पतले, परंतु तुम उन्हें मरियल नहीं कह सकते थे। हमारी बातचीत के दौरान उनके बारे में और कई बातें सामने आईं। वरद बाबू वहां के स्थानीय निवासी थे और अपना खर्च विरासत में मिली संपत्ति और कुछ मकानों से किराए के रूप में होने वाली आमदनी से चलाते थे, और खाली समय में चटखारे लेकर भूत प्रेतों की अलौकिक कहानियां सुनाया करते थे। शैलेन बाबू एक अमीर आदमी थे, जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने मुंगेर आए थे, परंतु यहाँ का वातावरण उन्हें शारीरिक रूप से इतना लाभप्रद लगा कि अब उन्होंने यहाँ एक मकान खरीदकर स्थायी रूप से बसने का निर्णय कर लिया है। दोनों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी। हमने भी उन्हें अपना परिचय दिया, लेकिन पता चला कि उन्होंने तो कभी ब्योमकेश का नाम भी नहीं सुना था। ऐसी थी इनकी प्रसिद्धि। बात चाहे जो भी हो, परिचय हो जाने के बाद वरद बाबू ने कहा, आप कंजूस वैकुंठ दास की कहानी सुन रहे थे? क्यों, ऐसा ही है ना? त्रासदी घटना है, एक अस्वाभाविक मौत। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक गया में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्योमकेश द्रवित हुए। क्या आपको आत्माओं एवं उनके मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास नहीं है? वरद बाबू ने उनकी ओर तीखी निगाहों से देखते हुए पूछा। मुझे किसी में भी विश्वास नहीं है, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मेरी गणना से बाहर हैं। बेशक आप उन्हें अपनी गणनाओं से बाहर रख सकते हैं, परंतु वे बाहर होने से इनकार कर देती हैं। वरद बाबू ने अनुक्रिया की। यही तो समस्या की जड़ है।
आप भी भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे सैलेन बाबू। आप उन्हें झूठा कहकर उन पर हंसते थे। लेकिन अब यदि मैं यह कहूं कि अब मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, भरत बाबू के साथी ने कहा। वास्तव में ब्योमकेश बाबू, किसी समय मैं भी आपकी ही तरह था। मैं भूतों के बारे में कभी चिंतित नहीं होता था, लेकिन यहाँ भरत बाबू से परिचय होने के बाद हम इस बारे में जितनी अधिक चर्चा करते हैं उतना ही अधिक मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। मैं मानने लगा हूं कि इस दुनिया में आत्माओं पर कोई विचार किए बिना जीवित रहना कमोबेश असंभव है। मैं नहीं जानता, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। हम अपनी बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि उनकी चर्चा किए बिना भी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, और इसके अलावा लोगों की जिंदगी वैसे भी जटिल होती जा रही है, और उसमें एक मुसीबत यह भी जोड़ दें। इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शशांक बाबू ने हस्तक्षेप किया। वरद बाबू, आप ब्योमकेश बाबू को वैकुंठ बाबू की भूत वाली कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ, वह एक उत्तम सुचार विचार है, ब्योमकेश ने कहा। सिद्धांत की अपेक्षा कहानियां अधिक मनोरंजक होती हैं। वरद बाबू के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो कहानियां सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें ऐसी सुधी श्रोता मिले। अधिकतर लोग अविश्वासी होते हैं जो खामियां निकालने में माहिर होते हैं। उनका ध्यान कहानी सुनने पर कम लेकिन बहस करने में अधिक होता है। इसलिए जब वरद बाबू ने ब्योमकेश को यह कहते सुना कि वे सिद्धांतों की बजाय कहानियों पर अधिक विश्वास करते हैं तो उनका चेहरा खिल उठा। मैंने महसूस किया कि उन्हें कभी ऐसा सौम्य और धीर श्रोता उससे पहले शायद कभी नहीं मिला था। हर एक आदमी एक ही तरह से कहानियां नहीं कहता। वरद बाबू की शैली अत्यंत रोचक थी। वह कहानी के अंतिम सिरे की ओर नहीं भागते थे। उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। उनके वर्तमान में घटनाओं की भरमार नहीं होती थी, लेकिन कहानियों में घटनाओं को इतनी प्रवीणता से पिरोया जाता था कि श्रोता अक्सर उनमें डूब जाते थे। उनके चेहरे और उनकी आंखों का हाव भाव इतनी पूर्णता से कहानी के साथ चलता था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आपने वैकुंठ बाबू की मृत्यु के बारे में सुना है। उनकी अकाल मौत हुई थी। उन्हें अपने पश्च जीवन की तैयारी करने का कोई अवसर नहीं मिला था। हमारा विश्वास है कि जब कोई आत्मा इस तरह अप्रत्याशित तौर पर शरीर से अलग होती है तो शरीर के साथ उसका लगाव समाप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वह यह विश्वास नहीं कर पाती कि अब वह उस शरीरधारी से अलग हो चुकी है। अन्य मामलों में यदि उसे यह विश्वास हो भी जाए तो भी वह उस शरीर से इस भौतिक जगत में अपना लगाव समाप्त नहीं कर पाती है। वह लगातार उन स्थानों पर भटकती रहती है जिनसे वह जीवित अवस्था में परिचित थी। मैं आपको इन सिद्धांतों पर विश्वास करने का आग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं उसे किसी अन्य तरीके से संतोषजनक रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है। इन घटनाओं की सत्यता किसी प्रश्न से परे है। मुझे कहानियों का रोचक तरीके से कहने में प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन इस मामले में अत्यंत अविश्वासी व्यक्ति भी यह मानने पर विवश हो जाएगा कि मेरी कहानी में अतिशयोक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। क्या आप सहमत हैं, सैलेन बाबू? जी हाँ, सैलेन बाबू ने पुष्टि की। यद्यपि अमूल्य बाबू के पास भी उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि उनके द्वारा वर्णित घटनाएं बनावटी नहीं थी। इसलिए वरद बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कारण चाहे जो भी हो, परंतु ये घटनाएं किसी संदेह से परे हैं। वैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनका घर कुछ सप्ताह तक पुलिस के नियंत्रण में रहा था। इस बीच तारा शंकर बाबू ने वैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में रखा। मैं नहीं कह सकता कि क्या इस अवधि के दौरान कोई घटना हुई अथवा नहीं, क्योंकि उस दौरान
2 सिपाहियों को उनके मकान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था, जो संभवतः शराब के नशे में सारी रात मस्ती की नींद लेते थे और वे इस स्थिति में होते ही नहीं थे कि वे किसी भूत अथवा आत्मा के आगमन पर ध्यान दे पाते। बहरहाल वहां से पुलिस के चले जाने के बाद उस मकान में एक नए किराएदार आए। उनका नाम कैलाश चंद्र मलिक था। वह अत्यंत बीमार और बूढ़े थे। वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मुंगेर आए थे और बिना किसी पूछताछ के उन्होंने किले के अंदर पहला उपलब्ध मकान किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने उन्हें यह बात नहीं बताई कि उस मकान में पहले एक हत्या हो चुकी थी। कुछ दिन निर्विघ्न रूप से बीत गए। कैलाश बाबू ने पहली मंजिल के उसी एकाकी कमरे में कब्जा जमा लिया था जिसमें बैकुंठ बाबू की हत्या हुई थी। उनके नौकर और रसोइया नीचे भूतल पर रहते थे। एक ग्रामीण जमींदार कैलाश बाबू पर्याप्त रूप से काफी अमीर आदमी थे। उनका अपने एकमात्र पुत्र से विवाद चल रहा था और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जलवायु परिवर्तन की इस यात्रा में वह पूरी तरह अपने नौकर और रसोइये पर निर्भर थे। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भूत प्रकट हुआ। जैसे ही कैलाश बाबू अपनी गोलियां खाकर लगभग 9 बजे सोने की तैयारी करने लगे, उनकी नजरें खिड़की की ओर गईं। चूंकि गर्मी होने के कारण खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने खिड़की पर एक भयानक चेहरे को अपनी ओर घूरते देखा। अचानक उनकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनका नौकर और रसोइया भागकर ऊपर आए, लेकिन तब तक वह चेहरा गायब हो चुका था। वही घटना 2 अन्य रातों को भी दोहराई गई। पहली घटना को कैलाश बाबू का मति भ्रम मानकर हरेक ने उसे खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी घटना के बाद वे अधिक बहस करने पर उतारू नहीं हुए। खबर फैल गई। यद्यपि हमारा कैलाश बाबू से कोई परिचय नहीं था, फिर भी वह खबर मेरे पास तक पहुंची थी। भूतों और आत्माओं को लेकर मेरे मन में वैज्ञानिक रुचि थी। मैं उन्हें न तो अस्तित्व विहीन मानकर खारिज कर सकता था और न ही उनके अस्तित्व को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर सकता था। इसलिए एक और जहां लोग उन घटनाओं को चर्चा का चटपटा मसाला मानकर उसकी कहानियां बना रहे थे, मैंने उसके बारे में अधिक खोज करने का निर्णय लिया, सिर्फ इसलिए कि वह अप्राकृतिक थी। इसीलिए जरूरी नहीं था कि वह असत्य भी हो। एक दिन मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने कैलाश बाबू से मिलने का निर्णय किया। वह अपनी बीमारी दिल का दौरा से पीड़ित थे और डॉक्टर ने उन्हें नीचे जाने से मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने हमें अपने कमरे में ऊपर बुला लिया। बीमारी से परेशान होने के बावजूद उन्होंने उचित ढंग से हमारा स्वागत किया और भूत से अपने साक्षात्कार की सच्ची कहानी बयान की। पिछले 1 पखवाड़े में वह आत्मा उन्हें 4 बार दिखाई पड़ी थी। उन्होंने बताया सभी 4 अवसरों पर वह खिड़की से झांकी और अदृश्य हो गई। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी वह आधी रात को दिखाई देती, कभी भोर में और कभी कभी तो वह धुंधलका होने के बाद ही दिखाई दे जाती थी। उसका चेहरा अत्यंत डरावना था। उसकी लाल आंखें भूख और लालच से चमक रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वह कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन मनुष्यों की मौजूदगी के कारण वह वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती थी। कैलाश बाबू की कहानी ने हमें इस बात के लिए सहमत कर लिया कि हमें उसे एक बार स्वयं देखना चाहिए। उन्होंने इसके लिए बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उसके बाद हमने उनके शयन कक्ष की रोजाना निगरानी शुरू कर दी। हम वहां सूर्यास्त से लेकर रात 10 बजे तक रहते और कई बार तो हम लोग उनके पास रात के 11 बजे तक भी ठहर जाते थे, परंतु हमें वह अदृश्य परछाई कभी नजर नहीं आई। यदि वह कभी आती भी थी तो हमारे वहां से चले जाने के बाद आती थी, इसलिए हम उसे कभी नहीं देख पाए। इसके 10 दिनों बाद मेरे दोस्तों ने एक एक करके आना बंद कर दिया। यहां तक कि शैलेन बाबू ने भी हाथ खड़े कर दिए। केवल मैं ही उनके पास नियमित आता रहा। मैं सूर्यास्त के बाद
कैलाश बाबू के पास आता और रात को लगभग 10:30 या 11 बजे वापस चला जाता। इसी तरीके से एक अन्य सप्ताह भी बीत गया। मैंने भी उसके आने की आशा त्यागनी शुरू कर दी। यह कैसी आत्मा थी जो कैलाश बाबू के अतिरिक्त किसी अन्य को दिखाई नहीं देती थी। मुझे उनके बारे में भी कुछ संदेह होने लगा। तभी अचानक मुझे मेरे परिश्रम का पुरस्कार मिला। कैलाश बाबू के बारे में भी मेरा संदेह समाप्त हो गया। क्या आपने खुद आत्मा को देखा? व्योमकेश ने पूछा, जो अभी तक ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। हाँ, मैंने देखा, वरद बाबू ने सत्य निष्ठा से कहा। सचमुच? व्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर लुढ़कते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या आप बैकुंठ बाबू को पहचान पाए? मैं नहीं कह सकता कि मैंने उन्हें पहचाना। वरद बाबू ने अपना सिर हिलाया। वह कोई चेहरा था, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक इंसानी चेहरा था। वह अदृश्य होने से पूर्व कुछ पल के लिए धुंधला सा दिखाई दिया था। कतई असामान्य, व्योमकेश ने टिप्पणी की। अपनी आंखों से कोई भूत देखने वाले खुशकिस्मत लोग बहुत अधिक नहीं हैं। अलौकिक चीजों के दृश्यमान होने के बारे में जितने भी मामलों का विश्लेषण किया गया, उनमें से अधिकतर में नहीं पता चलता कि यह सही है या अफवाह है। यह अफवाह थे या भ्रमित पहचान का मामला थे। व्योमकेश के बयान में अविश्वास की बू आ रही थी। इसलिए सैलेन बाबू ने फुर्ती से उनकी बात काटते हुए कहा, केवल वरद बाबू ने ही नहीं, इनके अलावा अन्य अनेक लोगों ने भी उसके बाद उसे देखा था। यहां तक कि आपने भी? व्योमकेश ने पूछा। जी हाँ, मैंने भी देखा है, उन्होंने अनुक्रिया की। शायद मैं उतना साफ साफ तो नहीं देख पाया जितना कि वरद बाबू ने देखा था, लेकिन मैंने देखा अवश्य था। उस चेहरे को वरद बाबू के देखने के बाद हम में से कुछ लोगों ने कैलाश बाबू के पास पुनः आना प्रारंभ कर दिया था। तो आज यहीं तक। इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।